आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, मीन्स साइकिल सवार का झुकना। जब हम देखते हैं कि जब बाइकर्स जो होते हैं, जब बाइक की रेसिंग होती है, ठीक है, जब जब मोटरसाइकिल की रेस होती है, तो जो बाइकर्स होते हैं तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्या करते हैं, वो थोड़ा सा झुका लेते हैं। जब टर्न आता है, जब सर्कुलर टर्न आता है, फिर तीन मोड़ आता है, तो जो बाइकर्स होते हैं, एज अ साइकिल सवार साइकिल जो साइकिलिंग करते हैं, वे क्या करते हैं, अपने बॉडी को, शरीर को थोड़ा सा टर्न पे बेंड कर लेते हैं, झुका लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से वे आसानी से उस टर्न को पार कर लेते हैं। यदि वे सर्कुलर टर्न आ रहा है, वृत्तीय पथ आ रहा है, वृत्तीय मोड़ आ रहा है, तो वे अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से क्या करते हैं, थीटा एंगल ऐसे झुका लेते हैं अपनी बॉडी को। ऐसे ये सिचुएशन में था पहले। जैसे ही वृत्तीय मोड़ आया, उन्होंने अपनी बॉडी को क्या किया, थीटा एंगल से झुका दिया, साइकिल सहित अपने भार को भी उन्होंने थीटा एंगल से झुका दिया, और वे आसानी से पार कर गए किसको, उस सर्कुलर टर्न को, उस वृत्तीय पथ को। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है, जैसे ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुकाने से होता क्या है, ऐसा करने से हमें एक एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, ठीक है ना। एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अतिरिक्त अभिकेंद्र बल, अतिरिक्त अभिकेंद्र बल मिलता है जब सर्कुलर टर्न पे थीटा एंगल से जब घुमाया जाता है, जो थीटा एंगल से झुकाया जाता है साइकिल को या मोटरसाइकिल को। ठीक है, तो इसके पहले हम देख रहे थे क्या, इसके पहले हम देख रहे थे बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, बंकित सड़क, ढाल वाली सड़क। तो ढाल वाली सड़क में क्या था, ढाल वाली सड़क में जो था, फ्रिक्शन अधिक था, घर्षण का मान अधिक था, क्योंकि वहाँ पे 4 टायर होते थे, 4 व्हीलर थी हमारी, ठीक है ना। हमने 4 व्हीलर की वहाँ बात की थी ढाल वाली सड़क पर। तो हमारे पास 4 व्हीलर थी, और वहाँ पे चूँकि चार चक्के थे, ठीक है, और 4 चक्कों के कारण फ्रिक्शन अधिक था, घर्षण बल बहुत अधिक था वहाँ पे क्योंकि उसके टायर भी मोटे थे और 4 टायर थे, तो घर्षण का मान वहाँ पे अधिक था। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही टायर होंगे, ठीक है, जो कि कार की अपेक्षा में बहुत पतले होंगे। तो यहाँ पे जो घर्षण का मान होगा वह बहुत कम होगा, ठीक है, घर्षण इतना कम होगा कि कार की अपेक्षा में बहुत कम होगा घर्षण। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा बल है जो उस वृत्तीय मार्ग को, वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है? हमें पता है कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी पिंड हो, यदि वह वृत्तीय गति कर रही है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, ठीक है ना। बिना अभिकेंद्र बल की वृत्तीय गति हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम है, घर्षण का मान भी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही टायर हैं। जब 2 टायर हैं, घर्षण का मान कम है, तो अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है फिर वृत्तीय गति करने के लिए? और यहाँ पे हम थीटा का मान निकालेंगे कि साइकिल सवार को, उस साइकिल को कितने थीटा तक बेंड करना चाहिए, झुकाना चाहिए, उसका भी मान आज हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर टर्न है, वृत्तीय मोड़ है, ठीक है, ऐसे वृत्तीय मोड़ ऐसे ही होती है, ठीक है ना। ये इसको अगर ऐसे मैं पूरा घेरा बना दूं तो ऐसे बन जाएगा ना वृत्तीय पथ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कहीं होगा इसका सेंटर, केंद्र होगा ना इस वृत्त का, मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र है। ठीक, अब यहाँ पे हम 2 एक्सिस बना लेते हैं। एक हमने बना लिया x और एक हमने बना लिया y, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। मान लिया हमने एक अक्ष है y, एक अक्ष है x, ठीक है। हमने कहा इसको x, इसको कहा हमने y। ठीक, अब जैसे ही हम इस सर्कुलर टर्न पे ऐसे मुड़ेंगे, हाँ, इस वृत्तीय पथ पर जैसे ही मुड़ेंगे तो क्या करेंगे, साइकिल को थीटा एंगल से मुड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये ऊर्ध्वाधर था, ऊर्ध्वाधर से झुकेंगे ना। आप भी साइकिलिंग कभी करते होंगे, तो जब टर्न आता है तो क्या करते हैं, आप झुक जाते हैं ऐसे साइकिल सहित, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे बेंड कर देंगे, झुका देंगे, ठीक है। साइकिल हो गया, इसको हमने झुका दिया ऐसे, ठीक, ये साइकिल हो गई हमारी, ये थीटा एंगल से झुक गई, ठीक है, थीटा एंगल से ऐसे झुक गई, ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल से झुक गई। क्यों झुकी? ताकि ये इस टर्न को आसानी से पार कर सके, ठीक है। इसका 2 रीज़न है, पहला कि वह आसानी से टर्न कर सकती है, और दूसरा इसको अभिकेंद्र बल भी चाहिए, क्योंकि वृत्तीय गति करनी है तो अभिकेंद्र बल भी चाहिए। और यहाँ पे फ्रिक्शन का मान बहुत कम है, घर्षण का मान एकदम बहुत कम है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मान चाहिए है, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं।
ठीक, ये हो गया सर्कुलर टर्न, वृत्तीय मोड़। अब देखो जो mg लगता है ना, यदि मान लेते हैं वस्तु अगर ऐसे रखी है खड़ी खड़ी, ठीक, तो mg हमेशा कहाँ लगेगा, मान लेते हैं m मॉस की, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो जो mg लगता है वह हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, लंबवत नीचे लगता है। mg हमेशा लंबवत नीचे लगता है, ठीक है ना। अब हमारी वस्तु या तो इस कंडीशन में रखी है या हमारी वस्तु ऐसे इंक्लाइन प्लेन समतल पर रखी है, तो भी mg हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। कैसे, लंबवत नीचे लगेगा। लेकिन जो अभिलंब प्रतिक्रिया होती है इसके अपोजिट जो लगती है ना, चूंकि न्यूटन ने कहा था तीसरा नियम, तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वह कैसे रिएक्ट करती है। अभिलंब प्रतिक्रिया किसके द्वारा लगती है, इस सरफेस के द्वारा, इस सतह के द्वारा। इस सतह लगाती है किस पर, उस वस्तु पर, ठीक है। तो सतह वस्तु पर कैसे लगाएगी, वस्तु जैसे रखी हुई इस सतह पर, अगर ऐसे प्लेन पर रखी हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया आर या एन कुछ भी लिखें, आर ऊपर लग जाएगा। यदि इस कंडीशन पे रखी है तो इस सतह के लंबवत लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया। तो सतह कैसी है, ऐसी है, तो सतह के लंबवत ये लग जाएगी अभिलंब प्रतिक्रिया आर। बात समझ आ रही है ना, सतह की लंबवत लगेगी हमेशा। तो देखो ये थीटा एंगल से झुकी हुई है, तो mg कहाँ लगेगा इसका, mg लगेगा कहाँ, नीचे की ओर। mg हमेशा कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, लंबवत नीचे हमेशा, वस्तु चाहे कैसी भी रखी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो r होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया जो होती है वह सतह लगाती है वस्तु पर और वह वस्तु के लंबवत होती है, ठीक है ना, वह वस्तु के लंबवत होती है। तो वस्तु ऐसे रखी थी, वस्तु के लंबवत ऐसे लगी, वस्तु यहाँ पर है तो वस्तु के लंबवत इधर लग गई। अब वस्तु ऐसी रखी हुई है ना, तो वस्तु के लंबवत किधर लग जाएगी, आर लग जाएगी इधर वस्तु की लंबवत। बात समझ आ रही है ना, ठीक। इसके लिए अपन थोड़ा इस डायग्राम को यहाँ पे समझें, ठीक, यहाँ पे समझें इसको ज़रा। तो mg लग कैसे रहा है, देखो mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है कहाँ, नीचे। r कैसे लग रहा है, अब वस्तु ऐसे झुकी हुई है, बेंड है ना, तो r कहाँ लगेगा, इस वस्तु के लंबवत। तो वस्तु ऐसे रखी तो वस्तु के लंबवत, r इधर गया, मीन्स यहाँ से देखें तो mg ऐसा है, r ऐसे गया है ना, mg नीचे r ऐसे गया है, तो mg नीचे r कैसे गया है, ये गया है r, ये अभिलंब प्रतिक्रिया r, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे एंगल थीटा है ना, तो इस r के अब दो कंपोनेंट बनेंगे, देख लो r के अब यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक बनेगा r cos थीटा, एक बनेगा r sin थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो संगत कोण से ये भी हो जाएगा थीटा, और जिधर थीटा उधर cos, तो इधर बन जाएगा r cos थीटा, इधर बन जाएगा r sin थीटा, ठीक है। हाँ, तो देखो इसके दो कंपोनेंट बन गए ना, कौन कौन से, यहाँ पे बन गया थीटा एंगल, थीटा बना तो इधर बन गया r cos थीटा और इधर बन गया r sin थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे सेंटर बनाया था वृत्त का, है ना, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, जो कि जिसकी रेडियस है r, है ना, इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या है इसकी r, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या है r, ठीक। तो अब यहाँ पे अब हमें क्या मिलेगा, अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल देखो यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन का ना तो कंपोनेंट है ना फ्रिक्शन लग रहा है कहीं पे, क्योंकि फ्रिक्शन का मान, घर्षण का मान यहाँ पे इतना कम है कि हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है ना, हमने विचार में लाया ही नहीं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। तो अब जबकि हम बैंकिंग ऑफ रोड देख रहे थे वहाँ फ्रिक्शन लग रहा था, वहाँ पे फ्रिक्शन के दो घटक भी बने थे, r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है, जब हमने घर्षण की बात करी थी। अब यहाँ पे हमने घर्षण को एज्यूम ही नहीं किया है, हमने कंसीडर ही नहीं किया है, तो यहाँ पे हम घर्षण नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे जो केंद्र की ओर लगेगा, ठीक है, अब अभिकेंद्र बल है क्या, हमने देखा था अभिकेंद्र बल एक वास्तविक बल है, और ये कैसा बल है, ये किसी दूसरे बल की जगह ले लेता है ना, किसी दूसरे बल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद उठा लेता है, जिम्मेदारी उठा लेता है किसी दूसरे बल की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल यहाँ पे कौन बन जाएगा, r sin थीटा, ठीक है, चूंकि अभिकेंद्र बल कैसा बल है, जो बल केंद्र की ओर लगे, ठीक है ना, केंद्र की ओर लगे जो बल, कैसे, त्रिज्या के साथ, ठीक है, त्रिज्या के साथ साथ केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल। तो ये बल केंद्र की ओर लग रहा है ना, देखो केंद्र इधर है, केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, r sin थीटा, r cos थीटा तो ऊपर जा रहा है, तो जो केंद्र की ओर बल लग रहा है वह बल हो जाएगा अभिकेंद्र बल। तो हम जानते हैं कि mg को हमेशा यहाँ पे mg रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बना दिया था। अब ये थीटा, तो ये थीटा, mg इधर, इधर r, है ना, तो
तो आर के दो घटक बनेंगे, आर कॉस आर साइन। ठीक, ये डायग्राम अब मैं मिटा दिए रहा हूँ। ठीक है, इसको समझाने के लिए बना देते हैं, आपको बनाना यहीं पे है ना। तो हमें पता है कि mg को हमेशा कौन संतुलित करता है, mg कौन संतुलित करता है, mg को संतुलित करेगा यहाँ पे कौन, अभिलंब प्रतिक्रिया का कौन सा घटक, ऊर्ध्वाधर घटक आर कॉस थीटा, जो इसके लंबवत है। ठीक है, 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा यहाँ पे 180 का बन रहा है ना, देख लो 180 का एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि mg कौन संतुलित करता है, आर कॉस थीटा, या आर कॉस थीटा mg दोनों आपस में संतुलित होते हैं। ठीक है, तो आर कॉस थीटा संतुलित कर लेगा किसको, आर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा mg के। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दिया। अब ये जो आर साइन थीटा है वह क्या कर रहा है, वह अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है इस साइकिल या मोटरसाइकिल को ये वृत्तीय गति करने के लिए। तो आर साइन थीटा किसके बराबर, आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है, अभिकेंद्र बल के बराबर। अभिकेंद्र बल की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv²/r, हमने कई बार देखा भी है ना, 2-3 डेरिवेशन हमने कर चुका, तो अब तक तो मान याद हो जाना चाहिए अभिकेंद्र बल का mv²/r। अब देखो हम साइन बाई कॉस करेंगे तो हमको टेन थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा में से कॉस थीटा का भाग देंगे, तो साइन थीटा किस इक्वेशन में, सेकेंड में, मतलब समीकरण 2 में से एक का भाग देंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में भाग दे लो इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, तब हमको क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया था यदि एक वैल्यू के नीचे फिर से भाग हो mv²/r, फिर भागे mg लिखेंगे ना, तो भागे mg ना लिख करके अपन क्या लिख सकते हैं, भागे mg यहाँ लिखना है हमको, तो भागे mg ना लिख करके गुणे 1/mg लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भाग में mg आएगा तो गुणे में 1/mg आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा उसका, भाग में mg आएगा मतलब गुणे में 1/mg आ जाएगा। m से m कैंसिल, बचा क्या, r से r कैंसिल, यहाँ बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा इक्वल टू v² बचा ना ऊपर, और नीचे बचा rg, तो ये आ गया किस, टेन थीटा का मान। ठीक है, अब ये थीटा डिपेंड कर रहा है, थीटा मीन्स क्या है, बेंड है ना, झुकाव है। ठीक है, थीटा झुकाव है, तो ये झुकाव किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो थीटा डिपेंड कर रहा है किस किस पर, थीटा निर्भर कर रहा है v पर और r पर, v पर और r पर, थीटा डिपेंड निर्भर कर रहा है v पर और r पर, g का मान तो नियत होगा। ठीक है, v पर और r पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर देखो अब ये दोनों क्या है, सामने में है ना, टेन थीटा इक्वल v²/rg, यदि v का मान बढ़ेगा, यदि v के मान को बढ़ाएं, v के मान को बढ़ाते जाएं, वेग को अधिक करते जाएं, तो थीटा का मान भी क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा, थीटा भी इंक्रीज होगा। यदि वेग अधिक होगा, यदि बहुत अधिक वेग से मुड़ेंगे तो अधिक झुकना पड़ेगा हमें, यदि कम स्पीड से मुड़ रहे हैं तो हमें कम झुकना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिकल कर लेना, या फिर आप सोच सकते हो खुद ही कि यदि अधिक वेग से हम मोड़ना चाहें किसी वृत्तीय पथ को तो हमें बहुत अधिक झुकना पड़ेगा, और यदि हम उसी मोड़ को, उसी त्रिज्या वाली उसी मोड़ को कम वेग से निकालें तो हमें कम झुकना पड़ेगा। तो यदि वेग अधिक है तो थीटा का मान अधिक हो जाएगा, झुकाव अधिक हो जाएगा, और झुकाव अधिक होने की कंडीशन में क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी गिर सकती है, स्लिप कर सकती है। ठीक है, स्किड कर जाएगी। तो v का मान अधिक होगा तो थीटा का मान अधिक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको आ जाएगा खतरा, तो v का मान अधिक हमको नहीं करना है। ठीक है, और जब थीटा का मान अधिक हो जाएगा, जब थीटा का मान अधिक होगा तो किसका मान कम हो जाएगा, r का मान कम हो जाएगा, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे देख सकते हो, ये इसके समानुपाती, इसका मान अधिक तो इसका मान अधिक, अब ये नीचे है ना तो इसका मान अधिक तो इसका मान कम, अपोजिट होगा, डिवाइडेड है, ये अधिक तो ये कम हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी, रेडियस का मान कम हो जाएगा, त्रिज्या का मान कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या के मान को अधिक होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा कंडीशन, यदि हम v को कम कर दें, v विल बी लेस, यदि v का मान कम हो जाए, v का मान कम हो जाएगा तो अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं इसको। v का मान कम हो गया तो इसको अपन क्या समझ सकते हैं, इसको अनुक्रमानुपाती समझ सकते हैं। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। यदि v के मान को कम करें तो थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। v का मान कम करें तो थीटा का मान भी कम हो जाएगा। जब थीटा का मान कम होगा तो r का मान बढ़ जाएगा, तो r का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये है फॉर सेफ टर्न। ठीक है,
सुरक्षित मोड के लिए हमें क्या करना चाहिए, v के मान को कम करना चाहिए। जब हम v कम करेंगे तो ऑटोमेटिक थीटा कम हो जाएगा, ठीक है। रेडियस अधिक होना चाहिए, त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। तो ये था थीटा का मान, ठीक है। तो ये था साइकिल सवार का झुकना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक। तो हमने इससे 3 डेरिवेशन किए, है ना। अब इस पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।